चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स मैं दो तरीके के चैलेंजेस की बात जो है यहाँ ज़रूर मेंशन करूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो यंगस्टर्स जो नया अपना एनजीओ शुरू करना चाह रहे हैं या इस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको क्या चैलेंजेस है और उन्होंने उसको कैसे टैकल करना है। दूसरा जो है कि एक जो प्रोफेशनली सोशल वर्कर है उसके जीवन में क्या चैलेंजेस आएंगे। पहले तो जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर है उनको मैंने जैसे बोला कि आपको बेशर्मी की आदत डाल लेनी है। सेटबैक्स बहुत है इस फील्ड में, बिकॉज अगेन यू आर गोइंग टू समवन और आप उसको रिटर्न में कुछ ऑफर नहीं कर रहे हो। आप एक बुरी से बुरी परिस्थिति इसमें आप देखो तो एक जो सेल्समैन होता है जो हमारे घर पे आता है कि ये वाला आप वाटर फिल्टर ले लो, ही इज ऑल्सो आपको गिविंग समथिंग इन रिटर्न। यार सोशल वर्क में आप किसी को कुछ रिटर्न में दे नहीं रहे हो अनलेस एंड अनटिल वो आप किसी बड़ी कंपनी में 12AC और ATG सर्टिफिकेट लेकर जाओ अपना कि मैं तुझे टैक्स एग्जेम्पशन भी दे दूंगा एंड तेरा इकोनॉमिक फायदा है, तुझे CSR करना है। तो इसके अलावा इन जनरल आप किसी को कुछ दे नहीं रहे हो, तो दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू लिसन टू यू। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप थोड़े से वो आप में एक एलिमेंट ऑफ बेशर्मी हो। आप अगर बहुत अपना प्राइड लेकर जाएंगे कि मैं तो भाई एकदम ये हूँ एंड वो, तो फिर शायद वो शैटर हो जाएगा जल्दी। तो बेटर आपकी उतना लेकर ही मत जाओ प्राइड अपना। दूसरा चीज़ कि यू हैव टू बी सीरियस टू दिस वर्क बिकॉज ये बहुत सीरियस प्रोफेशन है। आपने मेंटली स्ट्रांग रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है उतना बड़ा आपको कोई शॉक मिल जाता है ग्राउंड पे आपके जाने के बाद, कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि आप जिस बच्ची से अभी आप गए उसके गांव में आप उससे बात कर रहे हो, ये कर रहे हो। मतलब ये रियल स्टोरी है और ये नागपुर के पास की एक गांव की है। तो हम लोग वहाँ उनके गांव में गए थे और वो एजुकेशन के बारे में हम लोग जो है थोड़ा बहुत प्रोपोगेट कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो वो एक बच्ची थी उधर घूम रही थी या वो जो भी साड़ी पहन के थी, तो हमने सोचा चलो ठीक है, शी वॉज बेयरली 17। मतलब वो उसके फेस पे समझ में आ रहा था कि शी इज स्मॉल, छोटी बच्ची है। तो हमको लगा कि है, हमने उससे पानी मांगा, पानी पिया हम लोगों ने। वो तो हम लोग सारा कुछ और इसलिए करते हैं कि दे थोड़ा सा हमसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाए, उनको ऐसा ना लगे कि ये वही वाले पॉलिटिशियंस है जो आकर बस हमसे फोटो खींच के जाएंगे। तो उसके 5 मिनट बाद हम वो देख रहे हैं कि वो एक बेबी हाथ में लेकर आई है। उसको पूछा किसका बेबी है, तो बोलती मेरा बेबी है। और वो एक्चुअली उसका बेबी था। तो उसकी एज अभी 17 है एंड उसका एक बेबी है। तो ये मतलब जब आप वहां रहो तो आपको इतना शॉकिंग लगेगा कि ये बच्ची, जब मतलब मैं उसके उम्र का था तो मैं मोबाइल में गेम खेलने के लिए पापा से जो है वो हॉटस्पॉट लेता था और ये सब करता था। और अभी ये बच्ची की आप लाइफ देखो क्या है। और ऐसा भी नहीं कि वो उसे खाना मिल रहा है 2 टाइम का, वो अंडर न्यूट्रिस्ट है। उसके बच्चे जो है उसको आप देखोगे तो बेचारा छोटा सा, हेल्थ नहीं है उसकी, माल न्यूट्रिस्ट है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आप कभी एकदम अचानक से आप वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप बात कुछ और करने गए हो, सामने इशू कुछ और आ गया। तो आपने हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि आपको जो है स्ट्रांग होना है। मतलब ऑफकोर्स वो लोग मेंटल टफनेस को जनरली थोड़ा सा अपोज करने लग जाते हैं कि नहीं, हाउ आपने मेंटल टफनेस की बात कैसे कर दी, आपने तो मेंस हैव आल्सो द राइट टू क्राई एंड ऑल। तो दैट इज ऑल फाइन, करेक्ट है वो, बट मेंटल टफनेस इन दिस सेंस कि आपको हमेशा एक जो है ना कि आप घर जाके रो, बट आपको उस पॉइंट पे आप रो नहीं सकते हो। आप अपना वो पेन या जो आपको लग रहा है ग्रीफ, वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, बट वो आपको फेस करना है वहां पर उस सिचुएशन में। तो इसलिए आपको मेंटल टफनेस रहना बहुत जरूरी है। और बाकी तो फिर एज यूजुअल सारे ही प्रोफेशंस में आई गेस चैलेंजेस तो है ही। आपको वर्क प्रेशर्स भी रहेंगे, आपको सारी चीजें रहेंगी, बट ये 2-3 चीजें हैं जो जर्नलिज्म फील्ड में अलग है। और कोई अगर स्टार्टअप करना चाह रहा है, कोई अपना एनजीओ शुरू करना चाह रहा है, किसी को ऐसा लगता है कि उनके रीजन में इस टॉपिक के ऊपर, अब हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो साउथ सॉरी अपने छत्तीसगढ़ भिलाई के आसपास में है। तो वो चाह रहे हैं ट्राइबल्स राइट्स के ऊपर काम करना। वहाँ ट्राइबल्स राइट्स पे काफ़ी इशू है, तो वो उस पे काम करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कोई एनजीओ शुरू करना चाह रहे हैं, आप ऐसे किसी इशू पे काम करना शुरू करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट
एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस टू यू अगेन यही है कि आप किसी एस्टैब्लिश या किसी अच्छे एनजीओ में जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है उनके साथ जाकर उनके साथ रहकर एक्सपीरियंस लीजिए कि एक्चुअल ग्राउंड पे मैनेज की जाती है चीज़ें। क्योंकि हम मूवीज में देखते हैं या हम सत्यमेव जयते के एपिसोड देखते हैं तो दैट फील्स कि आपने बहुत ही जैसे बहुत आसानी से कोई चीज़ हो जा रही है इस तरीके से, बट वो उतने आसानी से या उसको प्रैक्टिकली वैसे वो होती नहीं है। तो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहना काफ़ी ज़रूरी है। और हमारे एनजीओ फील्ड में तो ये चीज़ काफ़ी फेमस है, हम लोग तो एक बोलते हैं कि बिग एनजीओज आर इंक्यूबेटर्स फॉर स्मॉल एनजीओज। तो बड़े एनजीओ जो है वो छोटे एनजीओ को हमेशा ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं कि आपने किस तरीके से आगे काम करना है। तो आपने पहले कुछ साल 2-3 साल आप एक्सपीरियंस लो, देन यू स्टार्ट ऑफ अपना टारगेट, अपना ओरिएंटेड फील्ड, आपको किस फील्ड में या किस प्रॉब्लम पे काम करना है उसको आइडेंटिफाई करो एंड ट्राई टू वर्क ऑन दैट वेरी ऑब्जेक्टिव। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखते हुए काम करें कि आपने शुरू क्यों किया था। तो मेरे ख्याल से आपका ज़रूर आप किसी अच्छे तरीके से आप सोसाइटी में इम्पैक्ट ला पाएंगे। इज व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ये कुछ चैलेंजेस हैं। और एक चैलेंज नहीं बोलूँगा, ये हमारे पूरे इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज, ये इंडस्ट्री तो शब्द ही गलत है सोशल वर्क फील्ड के लिए, लेकिन हमारे पूरे फ्रैटर्निटी के लिए एक चैलेंज ऐसा है कि एनजीओज को पिछले कुछ सालों में काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया है, मतलब बाय पॉलिटिशियंस, बाय पीपल हु ट्राई टू गेट देयर मनी ब्लैक का वाइट, हु ट्राई टू इवेट फ्रॉम टैक्स, जो अंडर द टेबल टैक्स एग्जेम्पशन के बाद, जैसे अगर आप मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आपने टैक्स से बचना है, तो आप मुझे बोलोगे कि आई डोनेट दिस 1 करोड़ रुपीज टू प्रथम से एनजीओ, प्रथम उसको ले लेगा, 2 लाख रुपए प्रथम रख लेगा, 1-2 लाख रुपए एनजीओ को दे देगा, अंडर टेबल 95 वापस कर देगा। तो ये जो सिस्टम है, तो ये लूप होल आपने सिस्टम में निकाल लिया और आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से हम काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए और इससे इन जनरल नाम उन एनजीओज का खराब होता है जो जेन्युइनली अच्छा काम करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे एज अ फ्रेटर्निटी हमारे सामने है और इस पर खैर अभी सरकार काफ़ी काम भी कर रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने कई ऐसे इनएक्टिव एनजीओ जो जेन्युइन काम नहीं कर रहे हैं, अराउंड 16,000 एनजीओ महाराष्ट्र में, उनको बैन किया। तो उस पर सरकार काम कर रही है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पर काम हो। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आएंगे और एनजीओ के सामने हैं। ओके। एंड कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी आपको किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ डील करना पड़ा हो, या कोई कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल, आए? मतलब अ, हम लोग जब चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करते थे तो प्रोसीजर ऐसा होता है, किसी भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आपको अगर किसी बच्चे को रेस्क्यू करना है, यू गेट एन इंटेल कि कोई बच्चा है, ये काफ़ी रो रहा है। एक इस तरीके का इंटेल आता है कि ये भीख मांग रहा है। अब भीख मांगने में कोई बच्चा शहर के किसी चौराहे में भीख मांग रहा है, उसके हाथ पे वो निशान है, उसके हाथ पे काफ़ी पट्टी बंदी है, आँख पे कुछ लगा है। तो ये हमारे मेंबर्स कॉन्स्टेंटली वॉच करते रहते हैं कि कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं ये एरिया में हलचल ज़्यादा है। तो कभी आपको इंटेल मिला, यू हैव टू इन्फॉर्म पुलिस, आपको पुलिस के साथ वहाँ जाना है, पुलिस के लेडी कांस्टेबल के साथ आपको उस बच्चे को रेस्क्यू करना है, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, आपने उसका मेडिकल करवाना है कि उसकी क्या दिक्कत है, क्या सारी चीज़ है। वहाँ से आपको किसी शेल्टर होम में उसको दाखिल करना है रात को, और अगले दिन उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। दिस इज द प्रोसीजर। पर दिक्कत ये है कि इसमें हम लोग कई बार ऐसी सिचुएशन में फंसे कि जब हम लोगों को इंटेल मिली कि यहाँ पर 3-4 बच्चे हैं जिनको ट्रैफिक है या ऐसा कुछ, ये है कि ये जो कभी दिखते नहीं थे, अभी नए बच्चे, इनके हाथ में लगा हुआ है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इस तरीके से हो रहा है। तो एक बार का इंस्टेंस है नागपुर का, और संतरा मार्केट नाम का एक एरिया है दैट इज़ वेरी फेमस, और वहाँ पर प्रोमिनेंटली इस तरीके की केसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग वहाँ गए, हम लोगों को ऐसा इंटेल था कि 5-7 बच्चे, 5 to 7 किड्स आर देयर, जिनको जो है बाहर से लाया गया है या वो ट्रैफिक्ड है। हम लोग वहाँ जाने के बाद जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो वो बच्चे देवर प्लेइंग और वो सारी चीज़ें उनकी शुरू थी। और जनरली सब सिविल यूनिफॉर्म में जाते हैं तो उतना कोई, हम जब गए तब पता नहीं, लेकिन हमने जब बच्चों को वहां से उनके पेरेंट्स से बात करनी चालू की तो दे गॉट वेरी एग्रेसिव। और एग्रेसिव इस सेंस में होगा कि मतलब हम, हमारा काम पुलिस का ये होता है उन बच्चों को पहले वैन के अंदर या जो पुलिस प्रोटेक्टेड कार या जो भी एक ये होती है शेल्टर, उसमें लेकर के वहां से फ्ली करें, वहां से बच्चों को हम लोग पहले मेडिकल हॉस्पिटल ले जाएं, बाकी हम वहां पर सिनेरियो को ये करके पुलिस वाले तो वहां पर दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट अस। हम लोग पुलिस की बड़ी वैन में आए थे,
तो वो बड़ी वैन के सामने लोग खड़े हो गए, उसके चक्के पर लोग खड़े हो रहे हैं, और उसको वो उसमें वो लगा होता है, नेट लगा होता है, जो जाली होती है जिससे वो सब बचे, उसको पकड़ के हिला रहे हैं, एंड दे लिटरली स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स ऑन अस। तो वो पत्थर मारना शुरू कर दिया उन्होंने हमारे कुछ, अब उसमें ऐसा है मेल मेंबर्स फीमेल मेंबर्स, हमारी करीब 12-15 लोगों की टीम, 12-15 पुलिस वाले, इसमें एसएसबी के भी कुछ मेंबर्स थे, स्पेशल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के। तो ये सब मेंबर्स हमारे ऑल दैट एरिया स्कैटर्ड है, कुछ ही सेंट पे है, कुछ ही सेंट पे है, कुछ बस के पास है, जो पास है वो अंदर चढ़ गए। अब बस के जो ड्राइवर साहब है वो दूसरे साइड है, तो गाड़ी आगे चल नहीं सकती, दे आर पेल्टिंग स्टोन ऑन अस। तो उससे कैसे तो भी हम लोग फिर बैकअप आया, और कैसे तो भी उनको पुलिस वालों ने हटाया और हम वहां से निकले। तो ऐसे भी कई इंस्टेंस हुए हैं जहाँ पे ये सब चीजों का सामना करना पड़ा है। बट अगेन वो वर्थ इट होता है जब वो 8 बच्चे आप बचा लेते हो, और जब आपको पता चलता है अच्छा ये बच्चा रायपुर का है, एंड ये इधर का है या उधर का है, तो वो एक जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस है या सेटिस्फेक्शन है, और फिर ऐसा लगता है कि एक हाथ पत्थर लग भी जाता तो कोई गम नहीं होता। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आए, तो वो काफी मजा आता है उसमें। तो ऐसे कई इंस्टेंस हुए हैं। ओके। एंड उसके बाद बीइंग अ सोशल वर्कर, मतलब मतलब सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है आपका लाइफ का क्या है? मतलब उसमें कितना टफ है आपके लिए एक सोशल एज अ सोशल वर्कर की तरह काम करना? ओके, तो मैं इसमें आपको दोनों तरीके से आंसर देता हूँ। एक, सोशल वर्क कर रहते हुए मुझे सबसे टफ चीज क्या फेस करनी पड़ती है, और दूसरा मेरी लाइफ को मैं कैसे मैनेज करता हूँ विद सोशल वर्क। तो एक जो सबसे टफ चीज सोशल वर्क को लेकर, 1 मिनट, तो सोशल वर्क को लेकर जो सबसे टफ चीज फेस करनी पड़ती है, और ये मेरे ख्याल से हर सोशल वर्कर को फेस करनी पड़ती है, जब आप किसी, मतलब आप जब मदद करने लगते हो लोगों को, तो एक फेज ऐसा आता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनकी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे ही दोगे। अगर कोविड का मैं एग्जांपल दूं, तो हम लोगों ने इतने लोगों की मदद की कि जैसे अगर मैं आपकी मदद कर दूं, तो आप अपने किसी फ्रेंड को अगर अगले दिन लग रहा है, तो आप उसको बोलेगा यार प्रथम को कॉल कर, प्रथम विल हेल्प यू। वो मुझे कॉल करेगा, मेरे पास अगर बेड नहीं है, तो ये मेरे लिए इतनी टफ चीज है। आई नो कि उसका पेशेंट शायद ना बचे, या उसको ना ही मिले बेड, या कोई, या शायद कोई एनजीओ मदद कर भी दे और कोई दूसरा फर्म मदद कर दे, बट आई नो कि उसको मेरा बिल्कुल भी, मतलब एक एक इंच भी नहीं है कि मैं उसको मदद, ऐसा ना हो कि मैं ना करूं। मेरा पूरा मन है मैं मदद करूं, एंड आई माई सेल्फ फील कि मैंने उसकी मदद करनी चाहिए, बट आई एम, मतलब मेरे हाथ बंधे हुए, मैं क्या मदद करूं उसकी। तो ऐसे सिचुएशंस कई बार फेस करनी पड़ती है। तो ये एक चीज है जो एज अ सोशल वर्कर काफी डिफिकल्ट है। मतलब ऐसा होता है ना कि अब जैसे वो मैंने आपको जो केस बताया, बच्ची जो जो 16 साल की थी, 17 साल की थी, शी हैड अ बेबी। तो अभी उसके हस्बैंड को, पुलिस भी थी हमारे साथ, तो उसके हस्बैंड पे पुलिस ने कार्रवाई की, बट आई डाउन डाउन इन माई हार्ट न्यू कि वो, उसके हस्बैंड को ये चीज पता ही नहीं थी कि ये चीज जो वो कर रहा है वो गलत है, या उसके फैमिली को पता नहीं थी। बट तो हमने खैर पुलिस से बात करके उनको ये चीज की। तो ये ऐसे मोमेंट जो होते हैं, जो मतलब एक वो क्लैश आ जाता है ना, लेफ्ट या राइट, और दोनों ही ऐसा है कि दिक्कत वाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो है काफी प्रॉब्लम होती है। तो ये एक चीज है जो, तो इस फील्ड में आपको फेस करनी पड़ेगी, ऐसे डायलेमास आएंगे ही आपकी लाइफ में कि ये या वो, और दोनों चीजें कठिन है। कई बार आप मदद करना भी चाह रहे होंगे लेकिन आप दे नहीं पाओगे। कई बार ऐसा होगा किसी को आपको खाना खिलाना चाह भी रहे हो बट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज है जो आपको एज अ सोशल वर्कर शायद फेस करनी पड़े। दूसरा, एज मतलब हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, और मैं सिर्फ मेरा नहीं, मेरी पूरी टीम का एग्जांपल देता हूँ। तो हम लोग अभी डिग्री खत्म हुई है सभी की, कुछ लोगों की 2 साल पहले, कुछ की 3 साल पहले, कुछ की अभी इस सेशन में खत्म हुई है। सारे साथ में कहीं ना कहीं अब एम्प्लॉयड है, सभी सभी कहीं ना कहीं किसी का प्लेसमेंट शुरू है, सारी चीजें शुरू है। साथ में हम एनजीओ को भी मैनेज कर रहे हैं। तो और ऑफ कोर्स अभी हमारा स्टार्टअप लेवल पर ही है एनजीओ, 2 ही साल हुए हैं, और ज्यादा नहीं, 3-4 शहरों में अभी हमारी रीच है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम लोगों को हमारा पर्सनल करियर, हमारे ऑफिसेस, हमारी सारी चीजें मैनेज करने के साथ साथ इसको भी समय देना होता है। तो इसमें एक चीज है कि हमारी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और हम लोग काफी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो हमारी 10-12 लोगों की कोर टीम है, तो अभी किसी का अगर प्लेसमेंट है नेक्स्ट मंथ, तो उसको 1 महीने की छुट्टी देके उसका जो एडिशनल ड्यूटी है पीआर डिपार्टमेंट का, वो कौन संभालेगा, स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट। तो इसको हम लोग काफी इस तरीके से कि
एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कि हाँ, हम लोगों को सभी को अपना करियर पे अभी फोकस करना है और साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करना है। तो इस तरीके से इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट पिछले 2 सालों में हम लोगों ने 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं 3-4 शहरों में। हमने बड़ी-बड़ी फर्म्स के साथ कोलैबोरेट किया है, हमने काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट किया है। तो मेरे ख्याल से अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। मतलब ऑफ कोर्स इससे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, बट अभी तो हम लोग ठीक काम कर रहे हैं और अगर हम लोग साथ में ऐसे ही करते रहे तो होपफुली इससे भी अच्छा हम लोग इम्पैक्ट लोगों पे लाएँगे। दैट्स रियली